14 अगस्त 2024 ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन की सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से यह दावा करती हैं कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 यानी 151 मिलीग्राम वीर्य यानी सीमन मिला है। यह सीमन केवल एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर एक पुरुष जब स्खलित होता है तो 1.25 से 5 ml यानी 5 ml वीर्य निकलता है। ट्रेनी लेडी के शरीर पर जो निशान मिले हैं, इससे भी लगता है कि इस घटना में कई लोग शामिल हैं। कोलकाता पुलिस अभी तक सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और इसकी जांच अब सीबीआई के पास सौंप दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूं एक ऐसी घटना को लेकर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और इस बात पर अब राजनीति भी तेज हो चुकी है। हालांकि राजनीति करने के और भी तमाम मुद्दे हैं जिस पर राजनीति होनी चाहिए, परंतु जब सवाल एक हिंदुस्तान की बेटी का हो, सवाल एक बेटी के इज्जत आबरू को लूटने का हो, तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राजनीति से कोसों दूर होनी चाहिए। ममता सरकार के एक वाम और राम के नारे के बाद बंगाल में और ज्यादा राजनीति तेज हो चुकी है। दोस्तों, इस घटना में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। अब तक इस घटना में क्या क्या हुआ, किसने क्या किया, पुलिस की कैसी भूमिका रही, सीबीआई के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, इन तमाम बातों की जानकारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया, वो सारी जानकारी मैं आपको कुछ चंद बिंदुओं में, कुछ लाइनों में मैं समझाने वाला हूं। 9 अगस्त 2024 ट्रेनी डॉक्टर का जब शव मिला, तब यह प्रशासन पर आरोप लगा कि उसने पीड़ित परिवार से झूठ बोला। लगभग 3 मीडिया रिपोर्ट ये छापती हैं या लिखती हैं, यह कहती हैं कि हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने जब सबसे पहला फ़ोन किया और कहा कि आपकी बेटी आत्महत्या की है, लेकिन जब उसके माता पिता के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचा गया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। एक जानी मानी लॉयर और महिला अधिकार की कार्यकर्ता बृंदा ग्रोवर वह कहती हैं कि पोस्टमार्टम से यह पुष्टि हुई है कि पीड़िता के साथ पहले यौन संबंध हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। लोग आज सोशल मीडिया पर भी कई सवाल कर रहे हैं कि घटना को दबाने की कोशिश हो चुकी थी, लेकिन पुलिस 14 अगस्त को एक सफाई दी और अपने सफाई में कहा कि ट्रेनी महिला डॉक्टर के पिता यह कंफर्म किया है कि कोलकाता पुलिस के किसी अधिकारियों ने उनको फ़ोन करके आत्महत्या की जानकारी नहीं दी। इसका दूसरा जो बात है वह यह है कि 9 अगस्त की सुबह कोलकाता पुलिस के द्वारा एक प्राकृतिक मौत का केस जो है रजिस्टर्ड कर लिया जाता है और बाद में महिला डॉक्टर के माता पिता की शिकायत के बाद इस मामले में रेप और मर्डर का केस दर्ज किया जाता है। इसकी तीसरी बात यह है कि कोलकाता पुलिस आरोपी संजय राय को 4थी बटालियन बैरक 4 से गिरफ्तार किया, जिसमें आरोपी का पुलिस से कनेक्शन का इशारा करता है। 33 वर्ष का यह आरोपी संजय 2019 में सिविक वॉलंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस ज्वाइन करता है और इसके एवज में उसे 12,000 रुपये का महीना जो पगार मिलता है। संजय राय पुलिस वाली शर्ट और टोपी पहनता था, साथ ही बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा रखा था। आरोपी कोलकाता पुलिस के बटालियन के बैरक 4 में रहता था। कुछ दिन पहले से वह आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी पर काम करने लगा था। पुलिस के मुताबिक इस अपराध को सिर्फ संजय राय ने किया और पुलिस सिर्फ उसी के आसपास, यानी जो आरोपी है संजय राय, उसी के इर्द गिर्द जांच कर रही है। लेकिन जब 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो और भी सवाल खड़े हो जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 4 पन्नों का है और इसके अनुसार ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में गहरा घाव मिला है। आवाज दबाने के लिए डॉक्टर की नाक, मुंह
ये जो गला होता है, गला लगातार जो है दबा कर रखा गया, जिससे थायराइड कार्टिलेज टूट गया, वह चिल्ला ना पाए। उसका सर जो था वो दीवार से सटाया गया था। उनके पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान हैं। इतना जोर से हमला किया गया था कि उनका चश्मा जो था, जो ग्लास वो पहनी हुई थी, वह टूटकर उनकी आंखों में घुस गया था। ट्रेनी डॉक्टर के वजाइना से 151 मिलीग्राम वीर्य मिला है, जो एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्रा स्वर्णा गोस्वामी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बार पेनिट्रेशन के संकेत मिले हैं। इस पूरे मामले में वेस्ट बंगाल डॉक्टर फोरम सीबीआई को एक ज्ञापन दिया है और कहा है कि कोलकाता के अस्पताल में जिस स्थान पर महिला डॉक्टर का शव मिला, वहां सबूत के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और पुलिस इसे रोकने का प्रयास नहीं कर रही है। घटना के 3 दिन बीतने पर भी बंगाल सरकार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कार्रवाई नहीं की। पर जब विरोध होता है तो 12 अगस्त को संदीप घोष नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन संदीप घोष को इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों के बाद कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज अस्पताल का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। दोस्तों, इधर संजय राय के बारे में पुलिस कहती है कि रेप और मर्डर के बाद वह पुलिस बैरक में जाकर सो गया था। सुबह उठने के बाद सबसे पहले उसने अपने कपड़े धोए। जब गिरफ्तारी के बाद संजय राय से पूछताछ होती है तो उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है और कहता है कि चाहे मुझे फांसी दे दो, मुझे कोई पछतावा नहीं। कोलकाता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर केस की जांच जो है सीबीआई को सौंप दी। 13 अगस्त को ही कोलकाता रेप मर्डर मामले में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और आरजीकर हॉस्पिटल के सभी अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। अब सीबीआई के सामने इस मामले में कई सारी चुनौतियां हैं। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहला चुनौती यह है कि उस घटना में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कितने लोग थे, इसका पता लगाना। जिस दिन घटना हुई उसकी रात 5 लोगों की ड्यूटी थी। पोस्टमार्टम के आधार पर डॉक्टर्स जो हैं वो 1 से ज़्यादा लोग होने का दावा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह होगी कि धरना दे रहे डॉक्टर का कहना है कि जो सेमिनार हॉल है उस हॉल में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, ताकि उससे आरोपियों की और ज़्यादा गिरफ्तारी हो सके, पहचान हो सके। तीसरा यह बात है कि सीबीआई को स्थानीय पुलिस की सपोर्ट चाहिए, जो शायद नहीं करेगी। तब तक जब तक स्थानीय पुलिस इस मामले में सपोर्ट न करे, अच्छी तरह से इसकी जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि इस केस को ममता सरकार द्वारा नहीं बल्कि हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई को सौंपी गई है। दोस्तों, यह थी अब तक की कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की कार्रवाई, जो अपडेट मैं आपको दिया। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।